नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने बात की थी आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4 की। इन सभी क्लॉजेस के हमने मतलब जाने थे और साथ ही में जाना था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को लेकर आने की क्या वजह रही थी। इसके लिए हमने चंपकम दुराईराजन का वो केस पढ़ा था। साथ ही में हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के ऊपर कई सारी क्लैरिफिकेशन देते हुए दो केसेस, जिसमें एम.आर. बालाजी का केस और इंदिरा साहनी का केस जो है वो देखा था। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 की। जिस तरह से 15 क्लॉज 4 के केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें देखने को मिली थी, वैसी ही एक इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के केस में भी देखने को मिलती है, जिसमें हम दो केस लॉज को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें टीएमए पाई फाउंडेशन का केस आ जाता है और पीए इनामदार का केस आ जाता है। इन केसेस की तरफ मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि क्या आज आपने मेरे द्वारा भेजे गए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया? अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं डेली, जहां पर आपको बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ ही में मेरी इंस्टा आईडी पे भी आपको बहुत सारा यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट डेली बेसिस पे देखने को मिलता है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की। अगर मैं नटशेल में बताऊं तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में स्टेट के पास ये अधिकार दिया गया है कि स्टेट कानून के द्वारा इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एडेड हैं, चाहे वो अनएडेड हैं, इन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आ सकती हैं। एक्सेप्शन भी दी गई है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनी हाउ, सो रिजर्वेशन पॉलिसी की जो बात की गई है ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में की गई है। सवाल उठता है कि सरकार को ये लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों यहाँ पे सरकार ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ एक क्लॉज अलग से मेंशन किया। समझते हैं उसके लिए दो केसेस को। वन इज टीएमए पाई फाउंडेशन केस, द अदर इज पीए इनामदार केस। देखिए, टीएमए पाई फाउंडेशन केस आया था 2002 में, पीए इनामदार केस आया 2005 में, जिसके तुरंत बाद सरकार ने इस अमेंडमेंट को लेकर आए, 93rd अमेंडमेंट को लेकर आए, जिसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को लाया गया। सबसे पहले टीएमए पाई फाउंडेशन के जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। टीएमए पाई फाउंडेशन एक ट्रस्ट है बेसिकली, जो कि कर्नाटका के मणिपाल शहर में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रन करता है। इनका ये कहना है कि हम एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हम कोंकणी लैंग्वेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, कोंकणी लैंग्वेज से आते हैं, सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। और हमें आर्टिकल 30 के तहत ये अधिकार मिला हुआ है एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होने के नाते कि हम अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सवाल उठता है कि आर्टिकल 30 का आखिर कहता क्या है। सो आर्टिकल 30 में कहा गया है कि भाई कोई भी रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है, दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, which includes the freedom to decide on the matters relating to administration of such institutions. So basically यहाँ पर कहा गया है कि institutions of their choice, यानी कि चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन करना चाहें या फिर नॉन प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन करना चाहें, किसी भी प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो रन कर सकते हैं। दूसरा, दे हैव द फ्रीडम टू इस्टेब्लिश, नॉट ओनली इस्टेब्लिश बट ऑल्सो टू एडमिनिस्टर दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो टीएमए पाई फाउंडेशन का कहना है जी हम तो एक आर्टिकल 30 के तहत दिए गए अधिकार को एंजॉय कर रहे हैं, टीएमए पाई फाउंडेशन को रन कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास आर्टिकल 19(1)(g) में भी अधिकार है कि राइट टू ऑक्यूपेशन, उसके तहत भी हम अपना ट्रस्ट रन कर रहे हैं। अब बात आगे कैसे बढ़ी, तो हुआ ये कि 1984 में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया, दैट इज कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस। गवर्नर ऑफ कर्नाटका ने इसे प्रोमलगेट किया। पर्पस क्या था, क्योंकि उस समय सरकार को ये लगा, उस समय की ये रियलिटी थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खास करके जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो बहुत ज़्यादा हाई फी चार्ज कर रहे थे, कैपिटेशन फी के नाम पे बहुत सारा पैसा लिया जा रहा था। तो उसे रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये ऑर्डिनेंस लेकर आया, इसे चैलेंज किया गया। उसके बाद सरकार एक और ऑर्डर लेकर आती है, जिसके तहत सरकार ने ये कोशिश की कि जो स्टूडेंट्स का इनटेक होता है, स्टूडेंट्स का जो कॉलेजेस में इनटेक होता है, पर क्लास में कितना स्टूडेंट होना चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ लिमिट सेट की जाए ताकि क्लास की क्वालिटी बनी रहे। अब ये जितने भी ऑर्डर एंड ऑर्डिनेंसेस आए, इनको टीएमए पाई फाउंडेशन और इसी नेचर के जो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे मिलकर चैलेंज करते हैं। यह मामला 2002 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। टीएमए पाई फाउंडेशन का कहना था कि जी आर्टिकल 30 में जो एडमिशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का राइट है, एस्टैब्लिश करने का राइट है, वो इन्फ्रिंज होता है थ्रू दिस ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड थ्रू द रूल्स और ऑर्डर्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। साथ ही में उन्होंने कहा जी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में जो हमारा राइट टू ऑक्यूपेशन है, वो भी इन्फ्रिंज कर रही है सरकार इन दोनों पॉलिसीज के द्वारा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्या बातें कही इस जजमेंट में,
सारी बातें तो यहां पर हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि टीएमए पाई फाउंडेशन अपने आप एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा केस है जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बट मैं इस केस के जो कुछ रेलिवेंट पॉइंट हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 से जुड़े हुए, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में जो आपको एक राइट मिला हुआ है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ माइनॉरिटी, वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अनलिमिटेड राइट नहीं है। सरकार चाहे तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सो ये मत सोचो कि सरकार आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, सरकार लगा सकती है रिस्ट्रिक्शन। दूसरी बात ये कही गई कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम दो वेज में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल्स, दूसरा है अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके ऊपर सरकार ज्यादा रेगुलेशंस लगा सकती है इन कंपैरिजन टू दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा यहां पे ये क्लैरिफाई किया गया कि जो एडमिशंस हैं स्टूडेंट्स के इन अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द स्टेट or the state university concerned except for providing the qualification and minimum condition of eligibility in the interest of academic standards। so basically ये कह दिया गया कि भाई जो सरकार है या फिर जिस यूनिवर्सिटी से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड भी है, वो ज्यादा एडमिशन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सेट कर सकते हैं सो दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या इन द इंटरेस्ट ऑफ एकेडमिक एटमॉस्फेयर वहां पे ये ना हो कि हर स्टूडेंट ही एडमिशन ले ले। लेट्स से ये कहा जा सकता है कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए किसी स्टूडेंट को एडमिट कर रहे हो तो 12th में उस स्टूडेंट के लेट्स से 50% या 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। सो इस तरह की कुछ रेगुलेशंस लगा सकते हैं, लेकिन अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एडमिशन के केस में इससे ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस है नहीं लगाई जा सकती। साथ ही में ये कहा गया कि जो एडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर सरकार की इंटरफेरेंस रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी, लेकिन उनमें भी इतनी इंटरफेरेंस नहीं हो जाएगी कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सरकार उसमें घुस के बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही हुआ कि इस केस में ये क्लैरिफाई किया गया कि प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव द ऑटोनॉमी टू सेट देयर एडमिशंस एंड फी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू सम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस। सो ये यहां पर हमें क्लैरिफिकेशन देखने को मिलती है। ये जो टीएमए पाई फाउंडेशन का केस था दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे ऐसी लैंग्वेज यूज की गई जो कि काफी ज्यादा लोगों को नहीं समझ आई। नहीं समझ आने का मतलब कि कुछ क्लैरिफिकेशंस थी जो यहां पर नहीं मिल पाई, लोगों को वेगनेस समझ आई, इसलिए बहुत सारी रिट पिटिशंस टीएमए पाई फाउंडेशन केस की जजमेंट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जानी शुरू हो जाती हैं। इन रिट पिटिशंस में उन्हीं चीजों पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई जो कि टीएमए पाई फाउंडेशन में जिनका सवालों का डायरेक्ट आंसर नहीं मिला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी रिट पिटिशंस को देखकर क्या किया, उन्होंने एक 7 जजेस बेंच को एस्टैब्लिश किया। उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि जितनी भी ये रिट पिटिशंस का जन्म हुआ है टीएमए पाई फाउंडेशन के बाद, इन सभी रिट पिटिशंस को क्लब करो और सबके ऊपर एक ही बार में जजमेंट दे दो। सो हुआ ये कि इस 7 जजेस बेंच ने 11 क्वेश्चंस को एड्रेस किया। 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका सवालों का जवाब मांगा गया। 11 में से कुछ क्वेश्चंस को इस जजमेंट में पीए इनामदार की जजमेंट बन के आती है। सो 11 में से कुछ क्वेश्चंस को पीए इनामदार की जजमेंट में एड्रेस किया गया, कुछ को अनआंसर्ड ही छोड़ दिया गया। उनमें से कुछ मेजर क्वेश्चंस को मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बेसिकली रेलेवेंट हो जाते हैं फॉर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 हमारे लिए। सो बेसिकली पहला जो सवाल ये था वो ये कि क्या रिजर्वेशन पॉलिसी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लागू की जा सकती है सरकार के द्वारा, यानी कि क्या सरकार प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर सकती है? इसको हम यहां पर अभी इसका आंसर ढूंढेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सरकार किस हद तक फीस को एंड एडमिशंस जो प्रोसीजर है इसे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रेगुलेट कर सकती है। इन दोनों ही जो आंसर्स आते हैं उसकी वजह से सरकार को 93rd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ा। सो पहला जो क्वेश्चन था उसमें यह जवाब मिला कि सरकार कोई भी रिजर्वेशन कोटा या रिजर्वेशन पॉलिसी प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में लागू नहीं कर सकती। क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टेट्स रिजर्वेशन पॉलिसीज, thus such institutions can have their own admission process as long as they are fair, transparent and non-exploitative। क्लियर कर दिया। वहां पे ये बात क्लियर नहीं की गई थी टीएमए पाई फाउंडेशन में, वहां पे यही कहा गया था कि सरकार की मिनिमम इंटरवेंशन रहेगी,
ये बात वहां पे अच्छे से नहीं कही गई थी कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। यहां पे सरकार ने कह दिया साफ, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी कह दिया कि भाई कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं आएगी। दूसरा ये कि जो फी स्ट्रक्चर है उसमें भी सरकार रेगुलेट नहीं करेगी या सरकार उसमें नहीं जाएगी। सो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस वर गिवन द ऑटोनॉमी टू डिसाइड देयर फी स्ट्रक्चर subject to the conditions that there is no profiteering and that scholarship scheme is in place for students from economically weaker section। so ये कह दिया गया कि भाई देखो हम आपकी फी स्ट्रक्चर को डिसाइड तो नहीं करेंगे, हाँ बस इस चीज का ध्यान रख लेना कि आप प्रॉफिटियरिंग में मत घुस जाना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने में मत रह जाना, पता चले मुनाफा कमाने के चक्कर में आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका जो रियल पर्पस था वो डिफीट हो जाए। दूसरा ये कह दिया गया कि जो सोशली जो एजुकेशनली सॉरी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स को लेकर आना पड़ेगा, आप चाहे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। सो ये दो चीजें यहां पे क्लैरिफाई की गई। तो जब ये क्लैरिफिकेशन दे दी गई पीआई इनामदार केस में, तब सरकार ने, याद कीजिए जैसे चमकम दुराई राजन केस की जजमेंट आई उसके तुरंत बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके थ्रू हमने देखा था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। सेम यहां देखने को मिलता है। 2005 की पीआई इनामदार केस की जजमेंट थी, जैसे ही जजमेंट आती है उसके तुरंत बाद 93rd अमेंडमेंट एक्ट भी पास हो जाता है, जो कि 2005 में ही पास हुआ लेकिन लागू होता है 2006 की 20 जनवरी 2006 को। अब जान लेते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में आखिर कहा क्या गया। थोड़ा सा उसके लिए मैं पीछे लेकर चलता हूं, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में क्या कहा गया। सो बेसिकली इसमें यही कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 15 में या फिर आर्टिकल 19(1)(g), क्योंकि टीएमएफआई फाउंडेशन ने यही कहा था ना कि हमारा तो आर्टिकल 19(1)(g) में राइट टू ऑक्यूपेशन है जी। सो क्या कहा गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल और एनीथिंग इन 19(1)(g shall prevent the state from making any special provision by law। so जो स्पेशल प्रोविजन चाहे वो रिजर्वेशन हो या कुछ भी हो वो कैसे लाई जाएगी, बाय लॉ, कानून के द्वारा लाई जाएगी। फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और फॉर एससीज और फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो क्या हो गया, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फायदा पहुंचाने के लिए इन सेक्शंस, कौन से सेक्शंस हैं, वन इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा क्या हो गया शेड्यूल्ड कास्ट, तीसरा क्या हो गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके बेनिफिट के लिए सरकार एडमिशंस में हेल्प देने के लिए क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस लेकर आ सकती है, इंक्लूडिंग कहां पे, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए जी, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि पीए इनामदार में कहा था कि नहीं आएंगे, यहां पे उन्होंने इंक्लूड कर लिया। वेदर एडेड और अनएडेड, टीएमएफआई फाउंडेशन में क्या कहा था कि भाई अनएडेड में मिनिमम इंटरफेरेंस रहेगी, यहां पे कहते जी सभी को हम इक्वल लागू करेंगे। सो अनएडेड में और एडेड में दोनों में हम रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आएंगे। एक्सेप्शन दे दी गई, एक्सेप्शन क्या है, अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30। सो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से, लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लाएंगे। बाकी कहते जी हम प्राइवेट हो, सरकारी हो, एडेड हो, अनएडेड हो, सब में रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आ सकते हैं। ये है हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इनेबलिंग क्लॉज है। अब हुआ क्या, 2005 में ये अमेंडमेंट आया, 2006 में ये लागू हुआ और 2006 में ही हमें देखने को मिलता है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट लाया गया। अब ये जो एक्ट है 2006 में लाया गया, इसमें जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें रिजर्वेशन दे दी गई। किसे, एडमिशंस में रिजर्वेशन एससीज को 15% दी गई ईयरली बेसिस पे, 5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, 27% ओबीसीज को दी गई। नाउ ये जो एक्ट है ये सभी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू होता है, एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन पे नहीं लागू होता है। जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ट्राइबल रीजन्स में अंडर 6th शेड्यूल जो ट्राइबल रीजन्स हैं उन पे ये लागू नहीं होता है। फिर एक और केस आता है, दैट इज अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में 93rd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। उस केस में ये 2006 का जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो एक्ट आया था इसे भी चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 93rd अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सही है, इसे कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। 2006 का जो एक्ट था रिजर्वेशन वाला उसमें भी उसको वैलिडेट करा दिया गया। और तीसरा जो यहाँ कहा गया कि जो ओबीसीज हैं उनमें जो क्रीमी लेयर हैं उन्हें हम यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देंगे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये तीन बातें यहाँ पर हमें अशोक कुमार ठाकुर के केस में देखने को मिलती हैं। सो अल्टीमेटली अगर आज
हम वैलिडिटी की बात करें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही मोहर लग चुकी है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की कुछ वो जो जजमेंट आई थी वो मैंने यहाँ पे आपको खैर बता दी। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं 2019 में ये जजमेंट आया, सॉरी ये अमेंडमेंट आया, 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 6 आर्टिकल 16 क्लॉज 6 लाया गया। आपको याद होगा इंदिरा साहनी केस जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें कहा था कि जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसके बिहाफ पे हम कोई रिजर्वेशन या फिर कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दे सकते। और मैंने आपको तब भी कहा था कि भाई हम जब 103rd अमेंडमेंट एक्ट को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से इंदिरा साहनी की वो बात थी वो वहां पर पलट दी गई इस अमेंडमेंट के द्वारा। और क्या कहा गया इसमें कि भाई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं उन्हें हम रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हैं। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको आगे कंक्लूड करेंगे। कहते हैं जी, दिस क्लॉज एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन। कहां रिजर्वेशन की बात की गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में हम इसे पढ़ेंगे, एज वेल एज गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अगेन वो 6 में आ गया, 15 क्लॉज 6 में आ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंड क्या है, दिस अमेंडमेंट अप्लाइज टू जनरल कैटेगरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। सो इकोनॉमिकली वीकर जनरल कैटेगरी से जो लोग आते हैं, सिटीजन्स आते हैं, उनको ये मिलेगी। एंड दिस इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। तो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कहां थी? देखिए 15% ये हो गई, 5% ये हो गई, 27% ये हो गई और 10% अब नई वाली ये आ गई। सो एग्जिस्टिंग को बीच में ऐड होगी, उसको इंक्लूड नहीं कर रही होगी, मतलब उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगी। क्या कहा गया है क्लॉज 6 में? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसको फिर ओवर करेंगे। कहते हैं जी, नथिंग इन दिस आर्टिकल और आर्टिकल 19(1)(g और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम क्या? ए, मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन for the advancement of any economically weaker section of the citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5। so basically ये क्या है गया कि भाई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं सिटीजन्स के, जो कि बेनिफिट नहीं हासिल कर रहे हैं क्लॉज 4 और 5 में, उनको यहां पर हमने बेनिफिट दे दिया। फिर क्या कहता है? एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 and 5 इन सो फार एज सच प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट other than minority education institutions given in clause 30, आर्टिकल 30 क्लॉज 1। सो देखो यहां पे दोनों चीजें हो गई। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में कहा गया था वो इसमें कहा गया सब क्लॉज ए में। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में जो बेनिफिट दिया था वो यहां पर दे दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो ये सेम बेनिफिट्स जो हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड 15 क्लॉज 4 में पढ़े थे, वही दोनों बेनिफिट्स यहां पर एक्सटेंड कर दिए गए और मैक्सिमम लिमिट भी यहां पे लगा दी गई। मैक्सिमम लिमिट जो लगाई गई है वो 10% की लगाई गई है, यहां पे आप देख सकते हैं। कहते हैं जी, विच इन द केस ऑफ रिजर्वेशन वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल सीट्स इन दिस कैटेगरी। नाउ एक्सप्लेनेशन के पर्पज से भी यहां पर कहा गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होंगे ना, ये स्टेट टू स्टेट टाइम टू टाइम नोटिफाई किए जाएंगे। यानी कि हम इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिख रहे हैं, इट विल बी नोटिफाइड टाइम टू टाइम। सो स्टेट जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी डिपेंडिंग ऑन द इनकम ऑफ द फैमिली एंड अदर क्राइटेरियाज। सो ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 6। कुछ नहीं, सिर्फ उतना कि 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। सेम बेनिफिट मिलेगा कौन सा? जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में दिया था। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो कि हम अभी पढ़कर आए हैं, सेम बेनिफिट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। सो ये दो क्लॉजेज आज हमने पढ़े, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर सबको मिलाकर हमें कंक्लूड करना हो तो हमने जो पहली बात की थी, जो लास्ट वीडियो में हमने शुरू करने से बात की थी कि भाई आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी देता जरूर है, लेकिन उसे सही मायने में अगर कोई धरातल पर लेकर आता है तो वो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।